हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर ग्रामर का। ये चैप्टर है आर्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोलने लिखने पढ़ने में हर जगह हमें काम आता है। छोटे छोटे शब्द बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इस कंफ्यूजन को आज हम हटाएंगे कि ये ए एन द जो आर्टिकल्स हैं ये आखिर क्या हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ नहीं यूज़ होते हैं, है ना। वो सब जगह हम देखेंगे, बहुत एकदम गहराई से देखेंगे, ताकि फिर कभी आगे बोलने लिखने पढ़ने में आर्टिकल की मिस्टेक ना हो, आर्टिकल की गलतियां हमसे ना हो। तो शुरू करते हैं कि आर्टिकल आखिर क्या होते हैं। पहला प्रश्न हमारा यही होता है कि आखिर ये क्या होते हैं आर्टिकल। बहुत सारे लोगों को ये बात आज तक भी नहीं मालूम होगी क्या कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। क्या कहा? आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। अब आपको लगता है कि एडजेक्टिव तो एक अलग ही चीज है, वो तो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, वो बिल्कुल अलग शब्द होते हैं, और आर्टिकल बिल्कुल अलग शब्द हैं। पर अगर आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझें, उसको पढ़ें, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो सारे शब्द जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, संज्ञा की क्वालिटी बताते हैं, वो सब के सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो ए एन और द आर्टिकल्स जो आप जानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आर्टिकल्स क्या हैं? एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये रहे, है ना। और ये ए एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये तो हम सबको ही मालूम है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक बात ये भी हमने रटी हुई है कि ए और एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है, अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है, और द को डेफिनाइट मतलब निश्चित आर्टिकल कहा जाता है। ऐसा क्यों है ये भी हम देखते हैं कि ए और एन को आखिर इंडेफिनाइट आर्टिकल क्यों कहा जाता है और द को डेफिनाइट आर्टिकल क्यों कहा जाता है ना। चलिए, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं याद रखिएगा, एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। ये एग्जाम्पल है, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? क्या तीनों सही है? तीनों गलत है? ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए लिखा है दिस इज बुक। क्या यह सेंटेंस सही है? अगला सेंटेंस लिखा है दिस इज अ बुक। क्या यह वाला सही है या दिस इज द बुक ज्यादा सही है? देखिए तीनों ही सही हो सकते हैं, तीनों गलत हो सकते हैं, कोई दो सही दो गलत, सब कुछ हो सकता है इसमें। आपकी बुद्धि क्या कहती है, ये वाला सेंटेंस सही है कि नहीं है? क्या कभी आपने लिखा देखा दिस इज बुक? शायद आज तक कभी नहीं देखा कि दिस इज बुक, है ना। ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है दिस इज अ बुक। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहां अ क्यों लगा, तो आप कहेंगे एक किताब है इसलिए लगा, है ना। आप हिंदी क्या निकालते हैं कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। इस एक किताब के साथ साथ इसमें कुछ और भी कंसेप्ट छुपा हुआ है ना। अगला सेंटेंस दिस इज द बुक, यह भी बिल्कुल सही है। सो दिस इज अ बुक और दिस इज द बुक, ये दोनों बिल्कुल सही सेंटेंस है। दिस इज बुक गलत सेंटेंस है। ये कोई सेंटेंस इंग्लिश में नहीं होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये अ क्यों लगा, द क्यों लगा, कुछ इस तरह की बातें करते हैं, आर्टिकल को गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अब एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ए और एन जो है वो कौन से आर्टिकल थे? इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना। और द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो अनिश्चित होता है उसको हम इनडेफिनिट बोलते हैं, और डेफिनिट मतलब जो निश्चित है उसको हम डेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब एक बात मुझे बताइए, हिंदी आपको आती है क्या? हाँ, हिंदी तो बचपन से आती है, हिंदी हमें बहुत अच्छे से आती है ना। हिंदी तो आती है ना आपको, गुड। अब यहां थोड़ा सा हमें समझना ये पड़ेगा कि जो हिंदी हम बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास आर्टिकल जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश के आर्टिकल समझने में थोड़ी सी तकलीफ जनरली हुआ करती है, क्योंकि हिंदी में हमारे पास आर्टिकल नहीं है। हिंदी में चीजों को निश्चित अनिश्चित बताने के लिए हमारे पास कोई आर्टिकल जैसी चीज
नहीं है, लेकिन इंग्लिश में तो है। और इंग्लिश में सबसे अच्छी बात क्या है वो समझिए, क्योंकि आपका ब्रेन शायद थोड़ी मुश्किल से इस बात को समझ पाएगा कि इंग्लिश में चीजों को, वस्तुओं को या व्यक्तियों को अनिश्चित बताने के लिए भी आर्टिकल लगाना पड़ता है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। देखिए, जनरली हम क्या सोचते हैं, आप समझते हैं कि अगर किसी चीज को स्पेसिफिक बताना हो तो हम उसके आगे कुछ लगा देते हैं, तो हम समझते हैं ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, विशिष्ट हो गया, डेफिनेट हो गया, है ना। और अगर हमें उसे डेफिनेट स्पेसिफिक नहीं बताना है तो वो लगी हुई चीज हम हटा लेते हैं। मतलब उसके नाम के आगे हम कुछ ना लगाएं। जैसे किसी व्यक्ति को हमें थोड़ा रिस्पेक्ट देना है तो हम कह देते हैं श्री, ठीक है, उनके नाम के आगे हमने श्री लगाया। श्री लगाकर हमने क्या किया, उन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट दिया, थोड़ा स्पेसिफिक किया, थोड़ा डेफिनेट बनाया, है ना, ठीक। और अगर हमें उन्हें रिस्पेक्ट ना देना हो तो हम क्या करते हैं, श्री हटा देते हैं। पर इंग्लिश में क्या है, इंडेफिनेट बनाने के लिए भी, है ना, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां ये समझिए कि ये जो ए और एन आप यूज करते हैं ये इंडेफिनेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो द आर्टिकल आपका है ये डेफिनेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेट बनाने के लिए द यूज किया जाता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, लेकिन अगर उससे इंडेफिनेट बनाना हो तो सिर्फ द हटाने से काम नहीं चलेगा। द हटाने के बाद आपको ए या एन में से कोई एक लगाना पड़ेगा। कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, वो हम बाद में देखते हैं, है ना। लेकिन ए और एन क्यों यूज, कोई अगर आपसे पूछ लेना आज के बाद कि इंग्लिश में ए और एन को क्यों यूज किया जाता है, देखिए कहां यूज किया जाता है वो तो आपने रटा होगा, है ना, लेकिन इनको क्यों यूज किया जाता है ये फिर समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित बताना है तो भी आर्टिकल लगाना पड़ेगा, वो आर्टिकल होंगे ए और एन। और अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित और डेफिनेट बताना है तो फिर लगाना पड़ेगा द। क्लियर हुआ आपको? चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, मदद से हम इसको समझ लेते हैं। टुडे मॉर्निंग आई सॉ ओल्ड मैन। आज सुबह मैंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, है ना। यह सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि इस ओल्ड मैन के आगे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। हम इस ओल्ड मैन को यहां क्या करना चाहते हैं, इंडेफिनिट बताना चाहते हैं, अनिश्चित बताना चाहते हैं। देखिए हम बोलना क्या चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि आज सुबह मुझे कोई वृद्ध व्यक्ति मिला, कोई बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसको आप नहीं जानते हैं, वो अनिश्चित है। तो उस वृद्ध व्यक्ति को अनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ा, टुडे मॉर्निंग आई सॉ एन ओल्ड मैन। तो एन क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इस वृद्ध व्यक्ति को हमें यहां क्या करना था, अनिश्चित बताना था, ठीक है। सो टुडे मॉर्निंग आई सॉ एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब हमने इस ओल्ड मैन के आगे यहां पर द लगाया। इस बार हमने क्या किया, उस ओल्ड मैन को निश्चित किया, डेफिनेट बनाया। क्योंकि एक बार हम ओल्ड मैन का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। क्या कहा हमने सेंटेंस में पहले कि टुडे मॉर्निंग आई सॉ एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। तो जब हम पहली बार किसी चीज को मेंशन करते हैं, बताते हैं, तो हमें ए और एन आर्टिकल लगाना पड़ता है, क्योंकि तब वो अनिश्चित होती है। पहले जब मैंने पहला सेंटेंस कहा तो आप ये समझ गए कि मैं किसी ओल्ड मैन की बात कर रहा हूं। दूसरी बार जब मैंने ओल्ड मैन कहा तो अब आप समझ गए कि उसी ओल्ड मैन की बात हो रही है। अब वो ओल्ड मैन निश्चित हो गया, इसलिए दूसरी बार में हमने क्या लगाया, द ओल्ड मैन। इस कंसेप्ट को समझिए, ये लिखने, पढ़ने, बोलने तीनों में बहुत काम आता है। क्या कि अगर कोई चीज सेंटेंस में पहली बार मेंशन की गई हो, पहली बार बताई जा रही हो, तो ए और एन लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय वो अनिश्चित होती है। बाद में जब हम उसका सेकंड टाइम दूसरी बार जिक्र करेंगे तब तक वो क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। आप उसको जान चुके होंगे, इसलिए उसमें द लगाना पड़ता है। ये यहां पर कंसेप्ट समझ में आया। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंग्लिश में चीजों को अनिश्चित बताने के लिए भी कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं आर्टिकल। कौन से आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। और चीजों को निश्चित बताने के लिए, डेफिनेट बताने के लिए क्या करना पड़ता है, द लगाना पड़ता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनका प्रयोग कहां किया जाता है। ए और एन का यूज कहां किया जाता है, द को कब यूज किया जाता है, कब द यूज नहीं किया जाता, वो सारी चीजें हम एक के बाद एक देखते हैं। शुरू करते हैं। ए और एन का प्रयोग इंडेफिनाइट, अनिश्चित, सिंगुलर नाउन
देखिए किस में यूज किया जाएगा इसका, सिंगुलर मतलब एक वचन वाली संज्ञा, सिंगुलर नाउन, जब एक ही व्यक्ति की बात होगी, एक ही वस्तु की बात होगी, तो क्या होगा, ए और एन का प्रयोग इंडेफिनाइट अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर, अगर वो नाउन निश्चित है तो उस निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप आर्टिकल्स को, पूरे मन से समझिए। देखिए इस कारण से ए और एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब देखिए पेन, आप ये एक एग्जांपल आ गया हमारे पास, आई हैव अ पेन, इसका मतलब मेरे पास कोई पेन है ना। दिस इज सॉरी राम इज अ बॉय, राम कोई लड़का है। हम जनरली इसको एक के सेंस में ले लेते हैं कि राम एक लड़का है, वो भी ठीक है, पर इसका सेंस क्या कहता है। देखिए मीनिंग आप निकालेंगे तो क्या लिखा है यहां पर, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन इसका सेंस बोलता है राम कोई लड़का है। ठीक है, अ ने यहां क्या किया, इसको इंडेफिनिट किया, अनिश्चित किया। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटिफुल, हमने ताजमहल क्या किया, द लगाया, क्योंकि द लगा के इसको स्पेसिफाई किया, इसको डेफिनाइट किया। द इंडियन ओशन इज वेरी बिग, द लगाकर इंडियन ओशन को हमने स्पेसिफिक किया। ये एग्जांपल आपको यहां समझ में आ गए। आई हैव अ पेन, राम इज अ बॉय, एंड द ताजमहल इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड द इंडियन ओशन इज वेरी बिग। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ए और एन का यूज आखिर किया कहां जाता है ना। जिस शब्द से पूर्व, मतलब पहले ए और एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, ये यहां बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा आपको। देखिए अभी तक आप क्या करते थे, वो उच्चारण से लगाते थे। अभी तक आप क्या करते थे, उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से ए और एन लगाया करते थे। आपको स्कूल में या कहीं भी सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था कि अगर वॉवेल से शुरू होने वाला शब्द हो तो एन लगा देना, और अगर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द हो तो अ लगा देना। वही हम करते आ रहे हैं, पर अब ये फंडा पूरी तरह से काम नहीं करेगा, इसकी और थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। समझिए, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, मतलब पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड, उच्चारण की प्रथम ध्वनि, मैं आगे इसको एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि उच्चारण की प्रथम ध्वनि कैसे होती है। अगर वो प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन लगेगा, अन्यथा अ का प्रयोग किया जाएगा। तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन देखकर सुनकर काम नहीं चलेगा, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हमें उस प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड, उसकी प्रथम ध्वनि भी देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। देखिए अब यहां लिखा है MLA और यहां लिखा है इसके आगे N, जबकि आपके हिसाब से अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो M एक क्या है, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, तो फिर इसके आगे N क्यों लगा। तो फिर M को प्रोनाउंस करके देखिए। जब आप M का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन आता है M, दिखाया आपको M। ये म तो कौन सी ध्वनि है, कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की ध्वनि है, लेकिन ये जो A लिखा हुआ है इसके आगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसकी ध्वनि कैसी है, उसका साउंड कैसा आ रहा है, स्वर में आ रहा है, A आ रहा है। इसलिए हमने यहां क्या किया, ही इज एन MLA लिखा। क्या लिखा, ही इज एन MLA, क्योंकि M का जो पहला साउंड है वो क्या है, स्वर है। ऐसे अगर लिखा है ही इज एन MP। और देखते हैं, शशि इज एन NCC। अब देखिए N का साउंड भी हम देख लेते हैं। N का साउंड होता है ए और न, फिर से क्या आ गया, N, तो शशि इज एन NCC ऑफिसर। N को जब हमने प्रोनाउंस किया तो उसका जो फर्स्ट साउंड था वो स्वर आया ए, और फिर कहा न जो है वो व्यंजन वाला स्वर है, व्यंजन वाला साउंड है, ध्वनि है ना। तो पहले हमने क्या देखा कि N को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पहले आता है ए, इसलिए लगाना पड़ा N। फिर आई हैव एन एक्सरे मशीन, वेरी गुड। X को हम कैसे पढ़ेंगे, X
प्रथम ध्वनि वॉवल, प्रथम ध्वनि स्वर, इसलिए लगाना पड़ा एन। ऑनर, ये हॉनर नहीं है, ऑनर है ना, ये ओ से शुरू होता है इसलिए एन लगाना पड़ा। हाउस, ह से शुरू होता है इसलिए ए लगाना पड़ा। हस्बैंड, ह से शुरू होता है, ए लगाना पड़ा। यूनिटी, यस लिखा तो यू है और यू हमारे हिसाब से तो किस में आता है, वेरी गुड, वॉवल, 5 वॉवल में से एक यू भी आता है, लेकिन यहां पर यू का जो साउंड बन रहा है वो बन रहा है य, और यह साउंड एक व्यंजन स्वर है, सॉरी व्यंजन साउंड है, व्यंजन ध्वनि है ना, तो यह साउंड एक व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, इसलिए यहां पर अ लगाना पड़ा। अब देखिए यहां लिखा है ओ, वॉवेल तो हमें अच्छे से आते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, यही 5 थे ना। अब देखिए उन्हीं में से एक लिखा हुआ है यहां पर ओ, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करने हम जाएंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है व, और व जो है उसकी ध्वनि कैसी है, व्यंजन है, इसलिए इस ओ लिखा है लेकिन ध्वनि क्या है, व्यंजन जा रही है, इसलिए इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ा, ए लिखना पड़ा। यूजफुल के साथ भी वही है, यू एक स्वर है, वॉवेल है, लेकिन जब इसका साउंड हम करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी ध्वनि व्यंजन की आती है, यूजफुल आता है, इसलिए ए लगाना पड़ा। आई ए एस, आई का जो फर्स्ट साउंड है वो आ है और सेकंड ई है ना, तो आई जो है वैसे भी आई क्या होता है, स्वर होता है, तो एन आई एस, एन आई पी एस, एन आई एल ओ, है ना, या एन एस डी ओ, जब हम एस को प्रोनाउंस करते हैं तो भी पहले ए आता है और फिर स आता है। ये फंडा आप क्लियर हो क्या आपको, कि जब भी हमें ए और एन लगाना होगा तो पहले वो जो शब्द है उसको प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा, उच्चारित करके देखना पड़ेगा, है ना, और फिर ये देखना पड़ेगा कि उच्चारण करते वक्त जो सबसे पहला अल्फाबेट लिखा है उसका जो पहला साउंड है, जो पहली ध्वनि है, वो या तो व्यंजन है या स्वर है। अगर वो स्वर है तो एन लगेगा, अगर वो ध्वनि व्यंजन है तो ए लगेगा, ठीक। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देखिए, ही लॉज्ड इन FIR, वेरी गुड, फिर एफ लिखेंगे तो ए और फ लिखना पड़ेगा, पहला साउंड स्वर आर, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, ये आर पढ़ते हैं ना, आर, आ से होता है इसलिए एन लगा, ऑनेस्ट एन लगा, लेकिन हम्बल में अब प्रोनाउंसिएशन क्या आ गया, हम्बल में प्रोनाउंसिएशन ह आ गया तो अ लिखना पड़ा। यूनिवर्सिटी में यू लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन य है, अ लिखना पड़ा। यूनियन के साथ भी वही हुआ, यूनिफॉर्म में भी वही है, यूनिक में भी वही है, लेकिन एम ए जो है, एम का फर्स्ट साउंड स्वर होने के कारण एन लगाना पड़ा। MSc में भी वही होगा, MCOM में भी वही होगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि कहां हमें एन लगाना है और कहां हमें ए लगाना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां लिखा है यूटेंसिल, माने बर्तन, है ना, यूटेंसिल में यू लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन या आने के कारण ए लगाना पड़ा। होटल ह प्रोनाउंसिएशन है, ए लगाना पड़ा। हॉस्टल ए लगाना पड़ा। हिंदू ए लगाना पड़ा। हॉर्स ए लगाना पड़ा। हाउस ए लगाना पड़ा। हिस्टोरिकल फेयर ए लगाना पड़ा। हम्बल पर्सन ए लगाना पड़ा। हस्बैंड यहां भी हमें ए लगाना पड़ा, ठीक है। हीनस क्राइम घृणित कार्य, हीनस क्राइम ह ए लगाना पड़ा। यंग मैन य कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, क्या लगाना पड़ेगा अ यूनिटी, अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट, अ वन आइड मैन, अ यूजफुल बुक, अ यूनिक, अ ईयर, इट इज नॉट ईयर, है ना, इट्स ईयर, य की ध्वनि है मेरे दोस्तों, इसलिए लगाना पड़ेगा अ ईयर, नॉट एन ईयर, अ ईयर। अ फॉरेस्ट, फ, इस बार इस एफ की ध्वनि क्या है, फो है, क्या है, फो। कुछ देर पहले आया था
FNFO, FO मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर। तो यहां F की ध्वनि थी ए फ, लेकिन यहां है फो, ओ कौन सी ध्वनि आ रही है? फो, और फो जो है, फ जो है वो व्यंजन ध्वनि है, इसलिए क्या लगाना पड़ा? ए लगाना पड़ा। अब देखिए एफओ में एन लगा दिया, वेरी गुड। एनएनसीसी, एनसीसी, एचएमटी, जब आप एच को यहां प्रोनाउंस करेंगे तो ये आएगा एच, पहला जो साउंड है वो स्वर है। एचएमटी में एच का जो पहला साउंड है वो स्वर है, इसलिए आएगा एन एचएमटी वॉच। ध्यान से देखिए इसको, एन एचएमटी वॉच, एन एक्सरसाइज, एन अंपायर। अब लिखा यू है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस बार क्या आया? अ आया, यू नहीं आया, अ आया, अंपायर, इसलिए एन लगा। ऑरेटर वो लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन भी स्वर है, एन लगाना पड़ा। ठीक, और एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए, शायद आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एन कब लगेगा और एन कहां लगेगा।